नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा में कृषि की उन्नत और कृषि आधारित फैसलों के विकास के लिए उद्योग लगाने के लिए एक विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। किसानों ने न केवल फसलों की कीमत सही मिले बल्कि उन्हें राज्य भी समृद्ध हो, खेती में अधिक प्रोत्साहन मिले और किसान अधिक उत्पादन कर पाए। ऐसी कई बातों का ध्यान में रखते हुए हमने बड़ा प्लान किया है। वहीं आज नई तकनीक को अपनाते हुए उत्पादों को कैसे संभाला जाए, बाजार को समझा जाए, इस प्रकार के प्रबंधन करने की आवश्यकता थी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि रजिस्ट्री व्यवस्था में 10 नए सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन भी होगा, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म होगी। नए सिस्टम से कोई भी फर्जी व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन की दिशा में अहम कदम बताया। देखिए, आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो 10 नई क्रांति जो उसमें लाए हैं, उसका शुभारंभ का एक कार्यक्रम था। और ये जो क्रांति लाए हैं, ये कोई एक दिन के परिश्रम से हुआ नहीं है। हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 1-1.5 साल से मेहनत करके इस रिफॉर्म को लाए हैं और आज उसका शुभारंभ किए हैं। और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले भूमि रजिस्ट्री के बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तब कहीं नामांतरण हो पाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। और भी कई क्रांति है। अब कोई फर्जी व्यक्ति जमीन बेच नहीं पाएगा, है कि उनको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, क्रेता विक्रेता दोनों का उसमें थंब लगेगा। और कई तरह की जो बदमाशी होती थी, फर्जी रजिस्ट्री हो जाते थे, वो सारे चीज में रोक लगता था। कोई अपने परिवार की संपत्ति है, वो अपने बेटा बेटी को देना चाहता है, लेकिन उसमें भी वो कीमत का 0.8% राशि उसको खर्च करना पड़ता था, जबकि अपने बाप की संपत्ति है और अपने परिवार में ही दे रहा है, उसमें भी पैसा खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अब वो मात्र 500 रुपये में वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म इसमें लाए हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, उनकी पूरी टीम को, और राजस्व मंत्री भी हैं, उनको भी सबको बहुत बहुत उनके मेहनत के लिए और रिफॉर्म लाने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित होगा। वहीं कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने वाले। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच ही गलत है, जो लगातार जवानों की बहादुरी पर सवाल उठाकर देश की सेना को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है और यह उनके नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है, यह उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयाँ की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए
सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे और उस दिशा में काम हो रहा है। सर, जहां आप कह रहे हो उस दिशा में काम हो रहा है, फॉर्मर सीएम सर पंजाब के वो कह रहे हैं नो वन हैज सॉ सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। ये कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं अंबिकापुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर वे अन्य राज्यों में बसे बिहार वासियों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि राज्य में फिर से डबल इंजन की सरकार बन सके। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात कर अंबिकापुर रामानुजगंज सड़क को जर्जर हालात पर चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए ताकि चुनाव में कई समय आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। की रात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और जब उनके साथ मेरी चर्चा हुई तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही थी और मैंने उनको आग्रह किया कि जो हमारे बिहार के भाई छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वाले हैं उनको घर आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि अंबिकापुर से रामानुजगंज तक की 120 किलोमीटर सड़क बहुत ही ख़राब है और मैंने स्वयं भी उनसे ये कहा कि मैं भी सड़क मार्ग से ही चूँकि आया हूँ तो मैं उसे झेल कर आया, इसलिए आपका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप इस सड़क का निर्माण करा दीजिए, यह सड़क अच्छी हो जाए ताकि हमारे बिहार के भाइयों को बिहार आने जाने में, अपने घर आने जाने में कठिनाई या परेशानी ना हो। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय का संज्ञान लिया, तुरंत संबंधित अधिकारियों को तलब किया उन्होंने और उनको ये निर्देशित किया कि रामानुजगंज से अंबिकापुर से रामानुजगंज तक की सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जाए। इसके अलावा और भी चर्चाएं उनसे हुई, रेल मार्ग की भी चर्चा हुई उनसे, अंबिकापुर से गढ़वा रोड तक रेहला जिसे कहते हैं। हवाई सेवा अभी सीधी नहीं है रायपुर से पटने की, उसकी भी चर्चा उनके साथ हुई। मैंने उनके सामने एक और प्रस्ताव रखा कि जब कभी आपकी चर्चा आदरणीय गडकरी जी के साथ हो तो छत्तीसगढ़ की राजधानी से बिहार की राजधानी को जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो ताकि जो लाखों लाख की संख्या में रहने वाले हमारे बिहारी भाई हैं छत्तीसगढ़ में, उनका अपने गांव घर आना जाना सुगम हो और सड़क मार्ग। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होने चाहिए। इसलिए विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए जनता के लिए सुविधाओं के विस्तार के प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए थे। कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ काम पूर्णता की ओर है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते ही लोग महसूस करें कि यहाँ आना सुखद है, सारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था को, इसके लिए पहले चरण का काम चल रहा है। दूसरे फेज का काम भी जरूरी है और उसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। कि अमृतकाल में विकसित भारत हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होना चाहिए और इसलिए विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए, यहां जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उनके काम अभी चल रहे हैं, जारी हैं, कुछ काम पूरे हो गए हैं
और कुछ काम पूर्णता की ओर है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म हो, प्रवेश के समय महसूस करें लोग कि यहां आना सुखद है, सारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, वेटिंग हॉल अच्छे हों, शौचालय अच्छे हों, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए पहले चरण का काम अभी चल रहा है, लेकिन विदिशा केवल इस तरफ नहीं है, विदिशा रेलवे पटरी के उस पार भी है। और इसलिए आज डीआरएम मुझे बता रहे थे कि सेकंड फेज का काम भी जरूरी, उसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वो काम भी स्वीकृत करके उस तरफ भी पटरी के प्लेटफॉर्म के विकास से लेके प्रवेश की सुखद व्यवस्था से लेके प्रतीक्षा अगर करनी पड़ी तो उसकी अच्छी व्यवस्था से लेके सारी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आज रेलवे स्टेशन पे जो काम चल रहे हैं देख के मुझे भी अच्छा लगा। विकसित भारत के लिए बाकी सारे कदम उठाए जाते रहेंगे। अभी मैं 11। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कॉलेज छात्रों के गैंग रेप और ब्लैकमेल मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने पर कहा, ऐसी हरकत करने वालों को बीच राह में गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद जैसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं गैंग बनाकर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो पैर में क्यों, छाती में गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। अब देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर ने मैं तो बोलता हूँ पैर में गोली क्यों मारी, छाती पे गोली लगनी थी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि स्ट्रक्चर वे में गैंग बनाकर यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कहता हूं कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। जो छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के कारण यदि इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो अक्षम्य है। पैर पे नहीं, छाती पे गोली लगनी चाहिए। सर, सतना का भी मामला है, वहाँ पे जिस आरोपी ने थाने में घुसकर पुलिस पे गोली मारी थी, कल उसको भी जब पुलिस तब देखिए, अब यदि आरोपी भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस क्या करेगी। इतनी हैसियत किसी आरोपी की नहीं हो सकती कि वो पुलिस की कस्टडी में और भागने की कोशिश करे। फिर तो पुलिस अपना काम करेगी ना। वहीं एसपी अंकित सोनी ने बताया कि चांदचौड़ा ब्लॉक में कुछ गांवों में एक बंधुआ मजदूर प्रथा चल रही है। एक टीम का गठन किया गया, छापेमारी करके 16 मजदूरों को रेस्क्यू कराया। मामले में लगभग 12 लोग आरोपी गए हैं और वहीं 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी सतना आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 28 से 29 अप्रैल की रात एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग पर फायरिंग की गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। आरोपी की पहचान आदर्श शर्मा के रूप में हुई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। वहीं कल आरोपी के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद घेराबंदी हो गई। आरोपी के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। वहीं आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी का अस्पताल में इलाज चला है। वहीं उसके ठीक होने के बाद पूछताछ की जाएगी। थाने में घटना हुई थी जिसमें थाने के अंदर घुस के गोलीबाजी हुई थी। उस मामले में सर आज आरोपी पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई सर? जैसा कि विदित है, 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो हमारे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग थे, जो कि जैतवाड़ा थाने में बैरक में सो रहे थे, उनके ऊपर आकर के फायर कर दिया था, जिससे कि वो घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही उनको तत्काल जो है रीवा में भर्ती कराया गया था, जहां पर कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आरोपी की पहचान के सभी से पहले प्रयास किए गए, तो उसका जो है पहचान अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा, उम्र 20 साल, निवासी मेहुती के रूप में हुआ था, जो कि एक नई उम्र का सरफिरा लड़का है। कुछ दिन पहले ही ये ज्ञात हुआ था कि उसने अपने स्वयं के घर में आग लगा दी थी और अपने दादा दादी, मम्मी पापा सभी को मार मार करके अपने घर से भगा दिया था। हमारी करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार उसकी पता तलाश में लगी हुई थी और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उसको जो है ट्रेस करके
वहां पे जंगल सर्चिंग करके उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वह थोड़ा जंगली है और थोड़ा दूरस्थ है। इसी तारतम्य में कल करीब 2-2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकुरी अकोना मार्ग में जो ईंट भट्टा है वहां के आसपास उसको देखा गया है। हमारी पुलिस टीमों के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करते ही उसके द्वारा बिना किसी उसके हमारी पुलिस टीम पर जो है फायर कर दिया गया, जिसमें कि एसओ कोटर दिलीप मिश्रा जो कि बीपी जैकेट पहने हुए थे, उनके बीपी जैकेट पर वो आकर के गोली लगी। अपने सेल्फ डिफेंस में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जो कि उसके पैर में लगी, जिससे कि वह घायल हो गया। कल देर रात उसको जो है हमारे जिला अस्पताल में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां पर कि उसका इलाज चल रहा है। सर, पुलिस आरक्षक को उसने क्यों टारगेट किया, क्या वजह सामने निकल के आई, और सर ये पूरा घटनाक्रम क्या था? अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पुलिस टीम के द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे कि उसका इलाज डॉक्टरों की अभिरक्षा में चल रहा है। जैसे ही वह इलाज खत्म होता है उससे जो है विस्तृत पूछताछ की जाएगी और इन सभी संबंधों में विवेचना की जाएगी। 5 दिन बाद पकड़ा गया, ऐसा कुछ इनपुट मिला क्या सर? कहाँ रहा, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था की, कैसे कर रहा था सर? जैसा मैंने अभी बताया कि जो वह क्षेत्र है वो पूरा जंगली और दूरस्थ क्षेत्र है। हमारी पुलिस टीमें जो हैं वहां पर लगी थी, और चूंकि यह जो है वह थोड़ा सा सरफेरा टाइप का है और अपने घर बार से भी कोई कनेक्शन नहीं रखता है, और इसके बारे में ये ज्ञात हुआ था कि वो कहीं पर भी कलवट के नीचे या पेड़ के नीचे या फिर नदी के किनारे कहीं पर भी ऐसे एकांत स्थान पर सो जाता था और वहीं पर ही अपना जो फरारी का टाइम था वो काट रहा था। इसी की वजह से हमारी टीमें उस पूरे क्षेत्र पर चारों तरफ से घेराबंदी करके लगातार लगी हुई थी, और हमारे पुलिस बल के अदम्य साहस और मनोबल की वजह से ही कल दिनांक को इसको जो है पकड़ा गया। मोबाइल नहीं रखता था, तो इसकी वजह से पुलिस पहुंचने में थोड़ी लेट हुआ। ये बात सही है कि वह मोबाइल नहीं रखता था, परंतु हमारी टीमें वहां के लोकल जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उन पर काम कर रही थी, और लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उन सभी को वेरीफाई किया जाता है, और वेरीफाई होने के उपरांत उस पर जो है तत्काल कार्रवाई की जाती है। कल जो है जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर जब ये देखा गया है, तो तत्काल उस लोकल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। इस पर कितना इनाम था सर, और किस तरीके का ये वारदात करता था, वारदात को अंजाम कैसे? इसके ऊपर जब इसने घटना करी थी उसके बाद में इसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, और हमारी पुलिस टीम जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है उन सभी को इस चीज से पुरस्कृत किया जाए। सर, अभी बरामद हुआ क्या, कारतूस वगैरह? उसके पास से एक कट्टा जो है वो बरामद किया गया है, और 2 कारतूस जो है वो बरामद। इसके आपराधिक रिकॉर्ड और कनेक्शन? इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड जो है 3 अपराध इसके ऊपर दर्ज है, जो कि कोटर थाना और कोलगवा थाने में दर्ज है। जैतवाड़ा थाने में इसके ऊपर कोई भी अपराध दर्ज। वही गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में छत्तीसगढ़ सरकार की तेंदुपत्ता खरीदी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सीमावर्ती ओडिशा से अवैध रूप से तेंदुपत्ता लाकर 4 समितियों के माध्यम से उसकी खरीदी की जा रही है। वही विभाग को इसकी जानकारी है, लेकिन नेताओं के दबाव में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बीते दिन गश्ती के दौरान अफसरों ने ओडिशा सीमा से आ रहे 3 बोरे तेंदुपत्ता जब्त किया, वही लेकिन पंचनामा बनाकर छोड़ दिया गया। ओडिशा में खरीदी नाम मात्र होती है, ऐसे में मोटरसाइकिलों के जरिए हर सीजन में हरी सोने की तस्करी धड़ल्ले से होती है। अवैध रूप से तेंदुपत्ता की सप्लाई हो रही थी, तस्करी हो रही थी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? और यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या इस पर कार्रवाई? हम कार्रवाई कर रहे हैं, चालू है हमारा कार्रवाई, और कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से वो जो जा रहे हैं तेंदुपत्ता, वो भी उड़ीसा बॉर्डर से, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में तस्करी पर क्या? नहीं, आने वाला समय में फिर वो कार्रवाई करते ही रहेंगे। हम तस्करी रोकने के लिए क्या प्रयास होगा? तस्करी रोकने के लिए तो हमारा प्रयास जारी ही रहेगा, 24 घंटा जारी रहेगा, दिन रात जो भी होगा हम प्रयास कर। वही गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बल को 8 लाख के इनामी नक्सली योगेश उर्फ साकेत उर्फ आयतू को मुठभेड़ में मार गिराने की बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को मैनपुर के जुगाड़शोभा थाना क्षेत्र के मोतीपानी के पास सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। वही जवाबी कार्रवाई में बस्तर डिविजनल
कमेटी का सदस्य साकेत ढेर हो गया। उसके पास से हथियार, गोलियां, आईडी, दवाइयां और अन्य सामान बरामद हुए। एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। वही इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल थाना जुगाड़ क्षेत्र अंतर्गत मोतीपानी गांव के आसपास के जंगलों में पुलिस की पार्टी रवाना हुई थी नक्सल आसूचना पर। इसमें कल शाम के करीब नक्सली के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें पुलिस को अपने और आता देख नक्सलियों ने वहां पर घात लगाकर बैठे थे तो फायरिंग शुरू की। इसमें आत्मरक्षात् जो जवाबी कार्रवाई की गई। उसके बाद एरिया की सर्चिंग की गई। इसमें एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार SLR भी बरामद हुआ है और कई नक्सली विस्फोटक सामग्री और उनके नक्सली साहित्य ये सब बरामद हुआ है। यूनिफॉर्म वगैरह और उनके पाउच और कई ऐसे SLR के राउंड वगैरह भी बरामद हुआ है। ये नक्सली की पहचान ये 8 लाख इनामी DVCM रैंक का जो नक्सली है इसके रूप में इसकी पहचान की गई है। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है उनके गार्ड के रूप में, गार्ड कमांडर के रूप में कार्यरत था। ये इंदगांव एरिया कमेटी क्षेत्र अंतर्गत ये टीम वहाँ पर घूम रही थी, इस पर ये कार्रवाई की गई। अभी सर्चिंग अभियान जारी है। टीमें वहाँ पर अभी सर्चिंग कर रही हैं और आगे की कार्रवाई जैसे होती है आपको उसमें जान। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।